दोस्तों, देश की राजनीतिक में 8 अक्टूबर आने वाली 8 अक्टूबर की जो तारीख होगी ये बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि बीजेपी 2024 के जो चुनाव के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही थी। अभी जो खबरें निकल के आ रही है इसमें 79 सीटों पे जो ईवीएम से चुनाव हुए उसमें धांधली हुई, करीब 12% वोट में डेंटिंग लगाई गई और बीजेपी जिस चुनाव क्षेत्र में हारती हुई दिख रही थी और जिस ईवीएम पे के बूथों पे उनकी वोट गड़बड़ी हुई है 12%, करीब 5 करोड़ वोट गड़बड़ी हुई है और वहां पे बीजेपी सीट निकाली है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में शायद बीजेपी सत्ता में नहीं आती अगर इन 79 सीटों पे इलेक्शन में धांधली नहीं होती। और हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में पहले तो तारीख बदली गई, 1 अक्टूबर की वोटिंग थी, अब उसको बढ़ा करके 5 अक्टूबर की गई और जब उनके नतीजे 5 अक्टूबर के आने वाले थे उनको बढ़ा के 8 अक्टूबर की गई। और इसमें बीजेपी की जो हालत खराब है हरियाणा में, मुख्य वजह है पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुए उनमें सबसे बड़ी, और किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुए, किसान एमएसपी मांग रहे थे पर बीजेपी उन्हें देने से मना कर दी और जब बात नहीं बिगड़ी और आंदोलन होने लगे तब जा करके उन्हें आश्वासन देके छोड़ दिया। पर उनको जो एमएसपी होनी चाहिए वो देने के बजाय उन्हें आश्वासन देके छोड़ने के बाद फिर से जब आंदोलन शुरू हुए तो रोड पे, रास्ते पे बड़े बड़े कीले गाड़े गए थे। अब ये बात किसानों को, वहाँ के जो किसान है और नौजवान है उनको इस बात को बहुत अच्छे से समझ है किसको वोट देना है नहीं देना है। और इसमें सबसे बड़ी जो राजनीतिक चली है और राहुल गांधी जी ने जो अपने कदम उठाए हैं, जो आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा टाइप के हरियाणा में रैली निकालने वाला है जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल नजर आएंगी। तो ये जो चुनावी यात्रा होगी ये उन इलाकों से गुजरेगी जैसे कुरुक्षेत्र हो गए हरियाणा के और कई जहां पे बीजेपी सीट निकाल सकती है। तो यहाँ पे मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है इन सीटों पे, अगर वैसे तो बीजेपी चुनाव जीतने वाली है नहीं और अमित शाह की जो, मोदी की जो रणनीति है वो चाह रही है कि किसी तरह इस मामले को फंसाया जाए। और हो सकता है अगर वहाँ पे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो टेलीविजन पे दे रहे हैं आंकड़े, और जो जनता की राय है ये कह रही है कि बीजेपी तो इस बार बुरी तरह हारने वाली है और कांग्रेस कम से कम 55 सीट निकालने जा रही है, 50 से 55 सीट। और ऐसे में अगर कांग्रेस को थोड़ा सा बहुजन नजरिए से देखा जाए तो अगर कांग्रेस जीतती है और बीजेपी हारती है, वैसे तो बीजेपी हारती है तो बहुजन समाज के लोगों को ज्यादा ही बेनिफिट होगा, पर बीजेपी हारती है एक तरफ तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, जो दोनों ब्राह्मणों की ही पार्टी है, SC ST OBC समाज के सुनने वाले नहीं है। और इसमें अमित शाह की ये चाल है कि अगर बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं जैसे चंद्रशेखर दुष्यंत चौटाला के साथ वहां पे चुनाव लड़ रही है, तो अगर वो दुष्यंत चौटाला के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को डैमेज करती है, या मायावती की पार्टी हो गई वो चुनाव में उतरी हुई है, अगर वो कांग्रेस को डैमेज करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगी। और यहीं पे मामला फंसता है जहाँ पे अमित शाह इस मामले को फंसाना चाहती है। अगर 45, 42, 43, 44, 45 या 50 के अंदर में समेटती है तो फिर कहीं इस पार्टी को तोड़ करके सरकार बनाई जा सकती है। और अभी पिछले 2014 से जिस तरीके से बीजेपी वहां पे सत्ता में थी और जो रिमोट कंट्रोल था वो अमित शाह के हाथों में था, नरेंद्र मोदी के हाथों में था, तो अब वो मामला फंसता हुआ दिख रहा है शायद। और बीजेपी के लिहाज से जिस तरीके से 2024 का जो आया है रिजल्ट और यूपी में जिस तरीके से उनके टेंशन बढ़ी हुई है, योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहते थे पर वो बदल नहीं पाए, और बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है वो भी केंद्र में खाली है। और इसमें बहुत सारे आरएसएस के जो चाल है वो मोदी को कह रहे हैं, अंदर खाने ये बातें चल रही है कि आपको प्रधानमंत्री पद चाहिए या अध्यक्ष पद, कोई एक पद के साथ आपको बने रहना है। और इसमें अमित शाह को दरकिनार किया जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए। और जेपी नड्डा, जिस तरीके से जेपी नड्डा अध्यक्ष रह चुके हैं
उनकी भी दावेदारी बड़ी मजबूत दिख रही है। और लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरीके से साइड किया गया था कि ओवर एज बताकर के उनको एक नरेंद्र मोदी एक कानून लाते हैं अपनी पार्टियों के लिए कि जो 75 प्लस हो जाए उनको साइड कर दिया जाए, और अगर वरिष्ठ नेता है तो उनको सलाहकार की सूची में डाल दिया जाए। तो जिस तरीके से आडवाणी को साइड किया गया, नितिन गडकरी भी अब चढ़े हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक भाषण में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मेरे साथ जो विपक्ष की तरफ से ऑफर आया था कि आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं भाई। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस को, नितिन गडकरी को, बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को साइड किया जाए। पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी बिसात बिछाई हुई है कि आरएसएस की एक भी नहीं चल रही है। जब लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करना था और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करना था तो एक झटके में लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया था। पर जब नरेंद्र मोदी की बारी आती है, अब उनके केजरीवाल ने तो ये भी कहा था ना एक भाषण में, चुनाव से पहले कह दिया था कि जब चुनाव जीतेंगे तो योगी को मुख्यमंत्री पद खाएंगे। और एक नियम बनाए थे जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को उस नियम के तहत 75 साल होने पे साइड किया, मुरली मनोहर जोशी को साइड किया। तो नरेंद्र मोदी के भी टाइम आने वाले समय नज़दीक है, उनकी भी 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो बीजेपी के अंदर जो बगावती सुर है, जैसे नितिन गडकरी का, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखाए हैं यूपी में जब चुनाव हारी है तो उनको बदलना चाह रही थी, पर वो भी सफल नहीं होने वाला है। तो बीजेपी के लिहाज से ऐसा कहा जा सकता है बीजेपी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, और ये शायद अग्नि परीक्षा की तरह होगी कि नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव को जीतना ही होगा। अगर हरियाणा चुनाव हारते हैं तो फिर महाराष्ट्र, उसके बाद झारखंड, और आने वाले जो चुनाव है दिल्ली में, बिहार में, तो ये तो थोड़ी लंबा टाइम है। पर इसका असर कहीं ना कहीं अगर हरियाणा हारी और जम्मू कश्मीर हारी तो महाराष्ट्र, और सबसे बड़ा असर उनको झारखंड पे देखने को मिलेगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार को तोड़ा था और जिस तरीके से 3 पार्टियों को तोड़ के वहाँ सरकार बनाई, तो वहाँ की जनता अभी समझ रही है। और जो पॉलिसी है आरएसएस की, जो बीजेपी जिस रणनीति से काम कर रही है, तो लोग को समझ में आ रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिराया गया जो 3300 करोड़ का था, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को चुभ रहा है। और जिस तरीके से महिला पहलवानों को लातों से, जूतों से कुचला गया था, तो ये भी हरियाणा के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है। तो बीजेपी आने वाली जो उनकी राजनीति है फंसती हुई नजर आ रही है। हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है और हरियाणा के पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 370 लाई है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरना कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीतिक करियर को चौपट करने वाली है। और इसी समय, यही समय है जहाँ पे बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए और कांग्रेस से अलग हटके चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी दावेदारी अपने बहुजन समाज को मजबूत करने की प्रयास करना चाहिए। और हो सकता है शायद हरियाणा के जो नतीजे आएंगे, ऐसा कहा जा सकता है बहुजन समाज के नज़रिए से कि मिली जुली सरकार बन सकती है। अगर ये मिली जुली सरकार रहती है तो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिए।